हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 से रिलेटेड मॉक टेस्ट का ये जो 56वां वीडियो है, जिसमें हमने लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को। हालांकि ये सीरीज जो चल रहा है मैथ और रीजनिंग के सीरीज में ये 56वां वीडियो होने वाला था, लेकिन सिर्फ इसमें कुछ कारण बस रीजनिंग के क्वेश्चंस को नहीं ले पाया, तो सिर्फ इसमें मैथ के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और अच्छे सब क्वेश्चंस होंगे। और बिगिनर के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो आप थोड़ा देर रुक कर देखिए और समझिए, उसके बाद लगेगा कि हाँ इस तरह से ही करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। और हाँ, मेरे करने से पहले आप वीडियो रोक कर जरूर करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चंस को अगर आप गुना करने बैठे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगा लें तो ये आपका जल्दी आंसर आ सकता है। कैसे? क्या ये 1299 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1300 माइनस 1? तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख तो सकते हैं, गुना 1300 माइनस 1। क्या ये वाला को भी इस तरह से लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। जब इस तरह का है तो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। अगर दोनों को एक में सम्मिलित कर दिया जाए, जैसे कहने का मतलब 1300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या मैं इस पूरे को इतना में लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कर दीजिए। 1300 का स्क्वायर 169 और 2 जीरो है तो लास्ट में 4 जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बन गया। यानी इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना। और ये सब चीज़ें मेरे में से शायद 4 या 5 की क्लास में सिखाया भी गया होगा, बात समझ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक में। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 1300 इंटू 1। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बस इसको आप सोल्व कीजिए तो ये कितना हो गया, 169 पर 4 जीरो। अच्छा, ये एक इसको जोड़ ही देते हैं तो सीधा हिसाब किताब रह जाएगा, माइनस 13 दूनी 2600। तो यही ना, तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होगा। तो आप घटा दीजिए यहाँ पर 1, उसके बाद 0, फिर 10 में 6 जाएगा 4, तो 104। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा घटाएं, थोड़ा सा रुक कर इधर भी नज़र मार लेना है कि 104 कहाँ है शुरू में, तो यहीं पर है, तो मार करने के लिए ऐसे देखिए जल्दी आंसर आ सकता है। बेहतर है कि आप इसको गुना करने से बेहतर है थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए, जल्दी आंसर आएगा। और एग्जाम में जल्दी आंसर ही लाना बहादुरी होता है, बात समझ रहे। नेक्स्ट चलिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0 है, दो वास्तविक हल है, तो b का मान क्या होगा? आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जब दो वास्तविक हल की बात करता है तो विविक्तर जो d के बारे में सुना होगा, d जो होना चाहिए बड़ा या बराबर 0 के होना चाहिए, बड़ा या बराबर 0 के होना चाहिए। और विविक्तर d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बराबर में 0। अब विविक्तर यानी कहने का मतलब विविक्तर का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सर्च वर्च कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा कि विविक्तर क्या होता है। लेकिन विविक्तर d बराबर इतना फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, चलिए इसको समझाने का कोशिश। एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी होगा, गुणांक में जो भी होगा वह a होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, तो इसका मतलब 1 है। एक्स के गुणांक जो भी होंगे वह आपका b होगा, तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 4, और यहाँ पर जो भी होगा वह c होगा। इसका मतलब c बराबर 2b है, 2b कहते हैं 4b है। ओके, तो ये है, तो बस इसमें पुट कीजिए, आपका आंसर तक पहुंच जाइएगा। देखिए कैसे, b का मान कितना, माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4
A1 C4B बड़ा या बराबर 0 के। ये इस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा या बराबर 0 के। बात समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16, 16B बड़ा या बराबर 0 के। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से अगर देखिएगा तो ये 16 जो आएगा बड़ा या बराबर 16B के बराबर, यहाँ से अगर कटा दें तो 1 के बड़ा या बराबर, यानी B से 1 जो होगा बड़ा या बराबर होंगे। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, जो ऑप्शन नंबर डी में। बात को समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, थोड़ा मैं समझा दूंगा, थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोककर कोशिश किए होंगे बनाने का। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यानी अर्धवार्षिक वाली बात यहाँ पर कर दिया है, तो इसमें थोड़ा सा तो कुछ अलग होगा, है कि नहीं? तो देखिए क्या आपके पास मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, और टाइम आपके पास दिया हुआ है 1.5 वर्ष, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है अर्धवार्षिक के रूप में? तो हमें अर्धवार्षिक के जब रूप में करना होता है तो हमें रेट जो है, जो दिया है उसको नहीं लेना होता है, उसका आधा लेना होता है। यानी अब ये वाली रेट 10% नहीं लेंगे, अर्धवार्षिक बोल दिया तो रेट 10% नहीं लेंगे, उसका आधा लेंगे 5%, और टाइम इसका डबल लेंगे, टाइम इसका डबल लेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 वर्ष है, तो टाइम कितना वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप कोई सा भी विधि लगाओ, P into 1 + R/100 पर पावर n, या कुछ और भी, तो मैं उस तरीके से नहीं करता हूँ। मैं सिंपल सा एक तरीका जो है मेरा फेमस तरीका, उस तरीके से मैं करता हूँ। जैसे मैं इस 5% को देखूँ तो ये क्या है, 1/20। क्या है? 1/20। ये जो नीचे वाले डाटा है वह मूलधन है और ये आपका ब्याज है 1 वर्ष के अंतर्गत। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से जो मैं अनुपात लूँगा वो मूलधन और मिश्र धन का, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात लूँगा। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल 20 है तो उस पर एक ज़्यादा वह अमाउंट हो जाएगा, यानी 20 से एक ज़्यादा अमाउंट 21 हो जाएगा। अमाउंट क्या चीज़ होता है? कल यानी पिछले वाले वीडियो में हमने एक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा सही होगा। तो उसमें अमाउंट बराबर जो होता है मूलधन प्लस CI। अगर SI के रिस्पेक्ट में रहता तो मूलधन प्लस SI, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें मूलधन भी है और CI भी है। क्या मेरी बात को समझ रहे? लेकिन ये 1 वर्ष में है, यानी पहला वर्ष में मूलधन अगर 20 था तो मिश्रधन 21 हो गया, यानी ब्याज जुटकर। तो हमें 3 वर्ष के लिए निकालना है। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो हमें पावर 3 करनी होगी, पावर 3 करनी होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? दोनों साइड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में, नहीं, दोनों में करनी है। तो 20 का क्यूब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8000, और 21 का क्यूब कीजिएगा तो ये 9261 हो जाएगा। ये कम से कम आपको 30 तक का क्यूब याद होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये सब प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन फास्ट करनी हो तो थोड़ा सा क्यूब, स्क्वायर, इन सब का जो है कुछ तो याद होनी चाहिए, या तो याद नहीं हो तो फास्ट निकालने की तरीका पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पर मूलधन 3 वर्ष में 8000 था और मिश्रधन 9261। तो ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन।
तो इसका मतलब हमारे पास जो CI होगा वो कहीं ना कहीं 9261 में 8000 घटकर होगा, यानी 1261। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये मूलधन 8000 यहाँ पर है लेकिन रियल में 1000 है। इसका मतलब इस 8000 का वैल्यू 1000 है। 8000 अनुपात की वैल्यू, यानी अनुपात 8000 की वैल्यू 1000 है। तो हमें अनुपात 1261 की वैल्यू चाहिए, हमें ब्याज चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं कहूँ कि अगर यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए सोचूं तो क्या होगा, 1/, सीधा 1/8। इसको 8000 को नीचे लेते आइएगा तो ये हो जाएगा 1 अनुपात की वैल्यू। तो हमें इतना अनुपात की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको 1/8 से गुना कर दो, क्योंकि 1 की वैल्यू इतना है तो 1261 की वैल्यू 1/8 होगा। तो इसको कटाइए पिटाइएगा तो जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो देखिए यहाँ से 8 × 8 बच गया 4, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, यानी 157 दशमलव पूछा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। जरूरी नहीं है कि पूरा सोल्व करें, अगर 2-3 डिजिट तक मिल जाता है तो वहाँ तक कर लीजिए, वहाँ के बाद बाहर कर निकल जाइए। ये एक सही तरीका है कि देखिए वहाँ पर समय की बचत होगी। अब मान लीजिए 157 किसी में है क्या? नहीं ना है, तो एक ही ऑप्शन में था, पॉइंट के बाद हमको लाना जरूरी है क्या? नहीं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट, और हाँ, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं और लग रहा है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट हो सकता है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त। पसंद आए तो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता होनी चाहिए कि जो भी मैं करता हूँ मैं खुद ही अकेला करता हूँ। क्वेश्चन टाइपिंग करना, क्वेश्चन का PDF बनाना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, फिर वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, सारा काम खुद ही करना पड़ता है दोस्त। तो बहुत मेहनत लगती है, बात समझ रहे? तो आपका एक लाइक जो है हमारी हौसला को बढ़ाता है कि और भी इस तरह से आप लोगों को वीडियो देता रहूं। तो आप लोग की इच्छा दोस्त, लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि दर 4% बढ़ा दिया जाए, यानी बढ़ाई जाती है, तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक हो जाती है। तो मूलधन कितनी होगी? मूलधन कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब आप अगर इसको तरीके से निकालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको PR ये सब मान कर निकालते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि चलिए मैं पहले तरीके से बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट कराने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि उसका मूलधन नहीं पता है तो मान लेते P है, मूलधन उसका P है। रेट भी नहीं पता है तो उसका रेट R है। टाइम पता है 2 वर्ष, टाइम पता है 2 वर्ष अपॉन 100, और अब जाकर ब्याज मिलता है 400 रुपये। ब्याज मिलता है कितना? 400 रुपये। तो यहाँ से मैं कहूँ कि PR बराबर कितना है, तो आपका जवाब होगा, ये 2 से कट गया तो ये 200 गुना 100, तो 2 पर 4 जीरो, 20,000। कितना है? 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये हो गए। लेकिन आगे की कंडीशन में जो कह रहा है कि टाइम वही रहना चाहिए और रेट को 4% बढ़ा देना है। P वही रहेगा, रेट को यानी पहले R लिया था तो अब R+4 लेनी है, R+4 लेनी है। टाइम अभी भी वही लेना है अपॉन 100, और जो आपका ब्याज पहले 400 आता था उस पे 400 अधिक आ रहा है, इसका मतलब 800 आ रहा है। कितना आ रहा है? 800। तो अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा, है कि नहीं? तो देखिए PR, चलिए पहले कटाते हैं, 2 से ये 400 बार में, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो PR प्लस P4, P गुना 4, P4 है ना होगा, तो आपका जवाब होगा कि हाँ P गुना 4,
बराबर में ये हो गया 400 और गुना 100, तो 1 2 0 और चिपक जाएंगे। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास 2000 है। पी आर की वैल्यू हमारे पास 2000 का 20,000 है, प्लस पी प्लस 4 इंटू 4 बराबर 4 पर 4 0। तो यहाँ से घटाइएगा तो P4 बराबर 20,000 आ जाएगा, और इसको भागा होगा दीजिएगा, तो 4 से भागा दीजिएगा तो ये 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो P बराबर घुमा फिरा के 5,000 आ गया। तो ये भी तो मेरे में से तरीका ठीक ही था, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। मैं अगर करता तो शॉर्टकट करता। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो है 402 वर्ष में ब्याज मिल रहा था, लेकिन 4% बढ़ने पर 400 बढ़ जाता है, 400 बढ़ जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 4% बढ़ा है तो 400 बढ़ गया, इसका मतलब 800 हो गया है। कितना हो गया है? 800 हो गया है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा यहाँ से 200। कितना हो जाएगा? 200। अच्छा, 4 दूनी 8%, ठीक है। 2 वर्ष में 200, तो 100% की 20,000 हो गया। ना ना ना, ये तरीका नहीं काम करेगा। जब मैंने पहली बार बनाया था तरीका शॉर्टकट तो आराम से बन गया था। रहने देते हैं, यही तरीका ठीक है। हालांकि ये नहीं कहिएगा कि नहीं आता, आता है दोस्त, अभी दिमाग से वो तरीका निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो राशि कितनी होगी? अब बताइए। यहाँ पर आप तरीके से लगाओगे, निश्चित है कि 1.5 से 2 मिनट लगेगा। अगर मैं एक फार्मूला बताऊंगा उससे अगर आप लगाते हो तो मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड लगेगा, बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष, और यहाँ पर CISI का अंतर दिया है। तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए CISI का जो अंतर होगा उसके लिए जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, P रेट का रेट परसेंट, रेट परसेंट का रेट परसेंट, ठीक है। इतना बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए CISI का अंतर कितना दिया है आपके पास? 45। मूलधन हमें फाइंड करना है, रेट कितना दिया है? 12.5%। 12.5%, परसेंट के जगह पे नीचे में 100 लगा सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 12.5/100। अगर ध्यान से देखा जाए तो 12.5% की वैल्यू 1/8 होता है, तो इतना लिखने का क्या जरूरी? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि चलिए आगे मैं बढ़ाता हूँ। P 12.5% का मतलब होता है 1/8, और ये भी 1/8। गुना कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। तो 8 64 है, इससे पहले 8 से गुना कर देते हैं, देखते हैं। इधर कर रहा हूँ। 45 गुना 8, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, तो 34। 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 36 हो जाएगा। फिर 8 से गुना करना है, तो 0 लास्ट में 8 होनी चाहिए, लास्ट में 0 के बाद 8 एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को लगाकर आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें CISI का अंतर दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, हमें मूलधन ही तो फाइंड करना है कि नहीं? तो आराम से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर अगर आप वो वाले तरीका लगाते हैं, P कुछ मानकर, उसके बाद फिर पहले CI निकालिएगा, फिर SI, और उन दोनों का अंतर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? हालांकि एक फार्मूला और भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 3 वर्ष होता, तो फिर
तो 3 वर्ष के लिए भी फार्मूला है। 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI का जो अंतर होगा PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। इस फार्मूले को लगाकर 3 वर्ष का CI SI का अंतर निकाल सकते हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, ये सब सवाल पूछने लायक सवाल है और इसी टाइप के पूछते हैं। क्या लगता है इस टाइप के सवाल सभी लोग करते हैं क्या? नहीं, मैंने देखा है दोस्त। मैं भी आज से 1-2 साल पहले टेस्ट वगैरह लगाया करता था और लगाने के लिए कहीं 100-150 के बीच में लगाया हूँ टेस्ट, और अंडर 10 का स्टूडेंट हूँ दोस्त। ऐसा नहीं कि मतलब वो, तो समझ रहे हैं। तो वहाँ पर मैं देखता था कि जो क्वेश्चंस को मैं 20 से 30 सेकेंड में करता था, वो क्वेश्चन अदर स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट बिगिनर सब थे तो 1.5 मिनट 2 मिनट से ऊपर लगाते थे और कुछ कर भी नहीं पाते थे। बात समझ रहे हैं। और उसका पता चलता था कि टाइम 90 मिनट ख़त्म हो गया और उसका 40 से 50 क्वेश्चन बना है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे होंगे। बात समझ रहे, जो एक अच्छे स्टूडेंट किया करते हैं। बात समझ रहे हो? तो चलिए उन सब तरीकों को सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। मैं प्रायः उस तरह के तरीकों को हर एक वीडियो में बताया करता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है और 22 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया को कितना चक्कर लगाना होगा। इसका मतलब हमें पहिया की एक चक्कर के बारे में पता हो तब तो मैं निकालूं कि 22 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएंगे। तो एक चक्कर तय करने का मतलब कि इसका परिमाप, इस चक्के का परिमाप, तो इस चक्के का परिमाप कहने का मतलब कि वृत्त का परिमाप, यही ना। तो आपका वृत्त का परिमाप होता क्या है? तो आपका जवाब होगा कि 2πr होता है, यही ना होता है। तो हम 2πr की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो 2π का मान 22/7 और r का मान 7/4 दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से ये 7 घटा तो 2 दूनी 11 बार में, तो 11 मीटर आया। परिमाप कितना आया? 11 मीटर, यानी एक चक्कर चलेगा तो 11 मीटर तय करेगा। तो हमें 42 किलोमीटर तय करवाना है, तो कितने चक्कर, यानी n चक्करों की संख्या अगर निकालने की कोशिश करूं तो 22 किलोमीटर को मैं 11 मीटर से भाग दूंगा। तो ये किलोमीटर में और मीटर में, तो हमें इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करनी होगी। तो 22 किलोमीटर के जगह पर 1000 मैं लिख सकता हूँ कि गुना 1000 से गुना कर दिया, तो ये मीटर में आ गया अपॉन 11 मीटर। मीटर से मीटर खत्म, तो चक्कर की संख्या निकल गया 11 दूनी 22 पर 3 0, यानी 2 पर 3 0। तो ये 2000 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये क्या लगता है कि आपको ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे वो LP का हो, टेक्नीशियन का हो। मैं सभी पेपर को खंगालते रहता हूँ, तो जहाँ से लगता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया, उस तरह के क्वेश्चंस को मैं निकाल कर आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। अब कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज है जिसकी आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो वह बहुभुज कितनी, यानी कौन सी होगी, यानी कितने बहुभुज वाला, यानी जो बहुभुज वाला, कितने बहुभुज वाला जो फिगर होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कहने का मतलब कि अगर आप एक ऐसा बहुभुज लेते हो तो इसका आंतरिक कोण आपके पास 150 है, ठीक है। आंतरिक कोण 150 है, तो बाहरी कोण निकालने के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करोगे आप लोग, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। देखिए,
भुजा की संख्या निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद करनी होगी। देखिए क्या होगा, बाह्य कोण यानी 360, यानी भुजा की संख्या अगर हमें निकालनी है तो 360 को बाह्य कोण से भाग देना होगा, बाह्य कोण से भाग देना होगा। अब बाह्य कोण निकालें कैसे, बात यह है ना कि बाह्य कोण निकालें कैसे। तो बाह्य कोण निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ताकि ये फार्मूला आपको लगाना नहीं पड़ेगा, n(n)(1) जो भी होता है वो सब लगाना नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि योग अगर पूछ दे कैसे वो सब भी निकल जाएगा दोस्त, आंतरिक योग या बाह्य योग वो सब भी आराम से निकल जाएगा। देखिए बाह्य कोण हमें नहीं पता, आंतरिक कोण पता है कि आंतरिक कोण 150 है। आंतरिक कोण कितना है? 150। तो आराम से बाह्य कोण निकल जाएगा, है कि नहीं? तो बराबर में 180। तो बाह्य कोण अगर देखा जाए तरीके से तो ये -150 बराबर कितना 30 डिग्री आ गया, यानी बाह्य कोण कितना आ गया 30 डिग्री। तो बस मेरा आंसर कितनी बहुभुज वाला फिगर है, कितने भुजा वाला फिगर है। तो 360 को आप 30 से भाग दे दीजिए, तो ये कटा तो कितना आया 12। कितना आया 12। और 12 को कुछ इस प्रकार से 10 भुज मतलब कि 10 भुजा वाला, अष्टभुज 8 भुजा वाला, सप्तभुज 7 भुजा वाला, द्वादश इसको बोला जाता है 12। जैसे कहीं लिखा रहेगा एकादश तो उसका मतलब होता है 11। बात समझ रहे हैं? तो ये सब संस्कृत का शायद लैंग्वेज है। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से द्वादश मतलब कि 12 भुजा वाला बहुभुज है। बात समझ रहे? नेक्स्ट दोस्त, मेरे जिस ऐप से मैं एडिट करता था उस ऐप का वैलिडिटी खत्म हो गया है। इसके वजह से आपको यहाँ पर काइनमास्टर का लोगो आ सकता है, क्योंकि मैं काइनमास्टर से एडिट करता हूँ। बात समझ रहे? तो आ सकता है लोगो। दोस्त लोगो से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि इसमें लोगो आ रहा है, तो लोगो से क्या लेना देना है, सिंपल सा। हालांकि ये 2-3 वीडियो में आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो? तो आएगा तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आप लोग को तरीके से मतलब होना चाहिए, लोगों से नहीं। ओके, तो देखिए इसको कीजिए। कहता है त्रिज्या r वाले एक गोले और त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या जो है हमारे पास r दे दिया है। ठीक है, और इसका आयतन निकालने के लिए बस गोले का आयतन निकालने के लिए r ही चाहिए और दूसरा कोई चीज नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? दूसरे बात, यहाँ पर हमें बेलन में कुछ चीज दिया है, बेलन में त्रिज्या जो दिया है r ही दिया है और ऊंचाई जो दिया है 2r दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? तो चलिए अब इन दोनों का आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि 4/3 πr क्यूब होता है। और अगर मैं बेलन की आयतन की बात करूं, अनुपात में ना पूछ रहा है तो चलिए अनुपात ही लिखता हूं। बेलन का आयतन होता है πr²h, ये ना होता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होता है। तो चलिए अब यही पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 4/3 पाई का मान अभी पुट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों साइड है, इसलिए मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। r इसका मतलब यही वाला r यहाँ सूत्र में भी है तो यही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पड़ेगा क्या, नहीं ना। अनुपात पाई r तो यही वाला है तो लिख देते हैं यही वाला। h के जगह पर 2r लिखना है, h के जगह पर 2, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर 2r लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब
कटाने पिटाने की काम करते हैं। पाई दोनों साइड है, इसमें भी कट गया। इसमें देखिए इधर अगर मैं गुना कर दूं तो इसको अगर मैं आर स्क्वायर गुना 2r करूं तो ये हो जाएगा 2r क्यूब। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इतना को अगर मैं सॉल्व करूं 2r क्यूब तो ये तो गया पूरा r। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब बचा क्या, 4/3 और इधर 2 बचा है, इधर 2। अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये 4 इधर रह जाए, इसको ऐसे 2 से भी कटा सकते हैं ये 2 बार में, तो 2 ऊपर रह गया और ये 3 इधर गुना होकर इधर आ गया। तो अनुपात क्या निकल कर आया, 2:3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? बस इसमें कुछ था नहीं, फार्मूला वेस्ट था और इसी सब में बहुत सारे दोस्त डर जाते हैं। बस धैर्य से काम लीजिए, सभी क्वेश्चन बनेंगे। हड़बड़ा कर कीजिएगा, गलती होने की चांस रहेगी। थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए, आसानी से आंसर आएगा। नेक्स्ट चलिए, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाटा वाला क्वेश्चन पूछे, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो? क्या कह रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक याद कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। यानी अगर मैं 3 का घन करूं, घन करने का मतलब पावर क्यूब करूं, तो ये कितना होगा 27। 0 का क्यूब करेंगे, 0 का क्यूब यानी आपने पढ़ा होगा कि 1 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, लेकिन 0 पर पावर क्यूब का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पूर्णांक। अच्छा, ये सबसे छोटा तो नहीं है, हालांकि होगा तो 0, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो ये क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसका क्यूब करूं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? कैसे, देखिए 1 गुना -1 गुना -1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस गुना माइनस माइनस ही आ जाएगा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक बोला है तो सबसे छोटा यही है, 0 से भी छोटा है -1। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और उसका क्यूब किए तो ये -1 आया, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। 18 और 24 के व्युत्क्रम का लसा और मसा कितना होगा? ठीक है, व्युत्क्रम कहने का मतलब कि ये 18 है और इसका ये 24 है। इसका व्युत्क्रम करने का मतलब इसके नीचे हम 1 डाल सकते हैं कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ 1। हालांकि मैं कहने का मैं डायरेक्ट कह देता कि 1/18 1/24, लेकिन फिर समझ नहीं पाते कि ये उल्टा कैसे हुआ। तो अब इसको उल्टाइए, तो ये 1/18 आया और ये 1/24 आया, तो दोनों का व्युत्क्रम हो गया। अब इसी का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, भिन्न का एलसीएम, ये किस में है? अब भिन्न में। भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अगर कहूं कि भिन्न का एलसीएम क्या होता है, तो फार्मूले से अगर देखा जाए तो भिन्न में 2 चीज होता है। अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो भिन्न में 2 चीज होता है, ऊपर का अंश होता है और नीचे का आपका हर होता है, ठीक है। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो अंश का एलसीएम निकालना होगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो ये बात को अगर समझ रहे हैं तो आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। और अगर मैं कहूँ कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भिन्न का एचसीएफ निकालने की बात करूं तो सेम इसके जैसा, जिसको बोला जाता है उसको ऊपर लिखना है, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, हर का एलसीएम निकालना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ओके। तो देखिए अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, किसका? इन दोनों भिन्न का। तो क्या बोल रहा है, अंश का एलसीएम। तो
एक एक का एलसीएम कितना निकलेगा, तो ये कोई भी बता सकता है, एक एक का एलसीएम एक ही निकलेगा। 18 और 24 का एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ तो आपको निकालने आता ही होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ अगर मैं निकालूं तो 6 निकलेगा। तो हमारा भिन्न का जो एलसीएम निकला 1/6, तो 1/6 वाला आंसर होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब हमें चाहिए एचसीएफ, क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कहा जा रहा है, भिन्न का एचसीएफ निकालें, अंश का एचसीएफ निकालना है। एक एक का एचसीएफ कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1 के होगा, चाहे एलसीएम का आएगा एक एक का, चाहे एलसीएम का, तो एक ही होगा। लेकिन नीचे का बोल रहा है एलसीएम, तो 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो आप तरीके से निकालिए, 72 निकलेगा। कितना निकलेगा, 72। तो एलसीएम 1/6 और एचसीएफ 1/72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मेरा कोशिश रहता है कि सभी लोग समझे। आप समझ रहे हो, अन्यथा चलिए, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, जब इस तरह के बात करें ना कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो जस्ट जो संख्या है वही हो जाता है एलसीएम वही क्या हो जाता है, एलसीएम। भले एचसीएफ उन दोनों का एक होगा, जैसे मैं दो सहअभाज्य संख्या में ले रहा हूँ 3, 5, ठीक है। इसका आप एलसीएम निकालो तो क्या निकलेगा, 15 निकलेगा कि नहीं। और ये दोनों क्या है, सहअभाज्य गुणनफल है कि नहीं। तो इसका अगर इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आपका 1 निकलेगा, क्या निकलेगा, 1। एलसीएम आपका 15 निकल जाएगा, यानी दोनों का गुणनफल ही निकलेगा एलसीएम। तो इसमें भी देखिए सहअभाज्य, ये मेरे उम्मीद से ये जो संख्या है वो कौन कौन दो संख्या से बना होगा, 301 गुना 3 से, और ये दोनों सहअभाज्य गुणनफल है। ना तो इसका गुणनखंड होगा ना ही इसका गुणनखंड, तो ये सहअभाज्य गुणनखंड है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसका वही आंसर हो जाएगा जो गुणनफल होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए। x बराबर इतना है तो इतना बराबर निकालना है। तो सिंपल सा x के जगह पर इसको पुट कीजिए, आपका घुमा फिरा के आंसर आ जाएगा। 3 x के जगह पर 3 माइनस √2 पुट करना है, प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 x के जगह पर 3 माइनस √2 पुट करना है, माइनस का 4, ठीक है। इतना सब कुछ पुट कर दिया। अब देखिए, तो पहले इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, बेहतर रहेगा, है कि नहीं। हालांकि पहले गुना भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले इसका वही कर लीजिए, स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो 3 × 9 प्लस 2 माइनस 3 दूनी 6 √2, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, तो वही मैंने यहाँ पर लगाया है, प्लस 2 × 3 माइनस √2 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 2 11, 11 3 33, इसको मैंने जोड़ दिया और 3 से गुना कर दिया, और ये माइनस 6 3 18 √2, ये ब्रैकेट का काम खत्म, प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2 √2 माइनस का 4, ठीक है। तो 33 6 39 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 35, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 √2। देखिए √2 वाले को √2 वाले के साथ जोड़ दिया तो ये आया। तो ये घुमा फिरा के इतना आंसर आ गया। इन सब में आपको कुछ नहीं चाहिए दोस्त, सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। ठीक ठाक क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। कहता है एक फर्म में 70% कर्मचारी पुरुष हैं, 30% पुरुष और 20% महिला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, यानी अपनी इच्छा अनुसार काम छोड़ने पर या काम रहने की बारे में विकल्प चुनता है। सेवा में जारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कुछ उसमें से जो बचे हुए होंगे वह जो होंगे
सेवा जारी रखता है कि नहीं जैसे भी है करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनकी संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि टोटल फर्म में जो था टोटल 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग। 100 लोग में 70% पुरुष है, 70% मेल है, तो फीमेल कितने होंगे? तो आपका जवाब होगा कि 30% फीमेल होंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 100 का 70% 70 होता है, 100 का 30% 30 होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो अब कहता है इस 70% में से 30% पुरुष है, इस 70 का 30% पुरुष है, तो 70 का 30% निकालिएगा तो कितना होगा? 7 21, यानी 21 होगा। 21 पुरुष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देता है। बात समझ रहे हैं? और इसका 30 का 20% यानी महिला 20%, 30 का 20% 6 लोग। तो 6 महिला जो है, 6 फीमेल जो है वो अपने इच्छा अनुसार काम करना चाहता है। तो बोलता है कि इच्छा अनुसार जो ना करे, जो काम को जारी रखे, उसकी कुल कितनी संख्या है? तो बताइए। 100 में से 21 पुरुष अपने इच्छा के अनुसार चलेगा और 6 महिला अपनी इच्छा के अनुसार, टोटल कितना? 27। इस तरह से 100 में से कितने लोग? 27 लोग स्वैच्छिक चलेंगे, स्वैच्छिक चलेंगे। तो बाकी 27 स्वैच्छिक चलेंगे, बाकी यानी 100 में से 27 स्वैच्छिक चलेंगे। तो नियमित रूप से कितने लोग चलेंगे? तो 27 घटा दीजिए तो आपका जवाब होगा 73, यानी 100 में 27 आप घटा दीजिए तो कितना हो गया? 73। तो इस तरह से आप करते हैं तो आसानी से जल्दी बनेगा। बात समझ रहे हैं? ये नहीं कि 27 तो स्वैच्छिक चल रहा है अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन सेवा जारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी, ये बात पूछा जा रहा है कि जो कि स्वेच्छा अनुसार नहीं, जैसे भी हो काम करेंगे, उस हिसाब से जो लोग हैं वह 73 लोग हैं। और 100 का 73% ही तो होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चंस को बनाइए। मैं यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए कैसे इसको किया जा सकता है। करने का तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका से कर रहा हूँ थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो राजन है और इसकी उम्र को हम x मान लेते हैं। तो इसने 8 वर्ष पहले शादी कर ली है, कहने का मतलब अभी वर्तमान उम्र उसका x है, इससे 8 वर्ष पहले जो है वह शादी कर लिया, ठीक है, पूर्व की थी। तब उसकी आयु, वर्तमान आयु का 5/6, यानी इस x का, इस वर्तमान आयु x का 5/6 है। तो यहां से हम उसका वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट वर्तमान आयु x है। क्या है? वर्तमान आयु x है। x की जो वैल्यू निकलेगी उसकी वर्तमान आयु निकलेगी। बात समझ रहे हैं? तो इसको मैं अगर सोल्व करूं तो 6x - 48 बराबर 5x, तो x बराबर यहाँ से 48 निकल गया, यानी उसकी वर्तमान आयु जो है 48 वर्ष है। तो यहाँ तक मैंने वर्तमान आयु उसकी निकाल ली। उसकी शादी के वक्त उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो अब उसकी बहन कितनी होगी? यानी जब वो 48 वर्ष का है तो अब वह कितने वर्ष की होगी? एक बात बताइए, वह शादी के उम्र में रहे या मड़वा के उम्र में रहे, जब भी रहे 10 वर्ष छोटी, तो वह अभी भी उतने ही छोटी रहेगी। उसकी बहन अभी भी उतने ही छोटी रहेगी, क्योंकि जैसे मैं एक बात रिलेट कराना चाहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। आपसे आपका भाई 5 वर्ष छोटा है अभी वर्तमान में, तो 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल का छोटा हो जाएगा कि 5 वर्ष का छोटा रहेगा आपसे? तो आपका जवाब होगा नहीं, तब पर भी 5 वर्ष का। तो ये शादी के समय में रहे चाहे अभी के समय में रहे, तो 10 वर्ष का छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये 48 का है, तो उसकी बहन 38 का होगा। बहन की आयु कितनी की होगी? 38 की। बात समझ रहे हो? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक घड़ी 5%, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शायद आप रोक कर थोड़ा कोशिश कीजिए बनाने का, फिर देखिएगा कि क्या इस तरीके से सही हो सकता है क्या। देखिए एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है।
अधिक क्रय मूल्य 20% अधिक होता तो विक्रय मूल्य 115 रुपया कम होता तो 40% की हानि होती। मेरी बात को ध्यान से समझने का यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर तरीके से नहीं करूँगा, जो अलग मतलब कि जिससे कि आसानी से आंसर आएगा उस तरीके से करूँगा। देखिए, मान लीजिए कि क्रय मूल्य यानी सीपी जो था उसका 100 था, लेकिन वह 100 के सामान को 5% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब वह बेच रहा है 95 पर, बेच रहा है 95 पर। लेकिन इसने कहा कि यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता, पहले सीपी 100 था लेकिन अब जो है सीपी 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया, तो कहता है कि विक्रय मूल्य 115 रुपया कम हो जाता, यानी जो 95% पर वो पहले बेच रहा था उससे भी 115 रुपया कम हो जाता है दाम। तो इस स्थिति में उसे 40% की हानि होती है, यानी किस पर, इस 120 पर उसको 140 यानी 40% की हानि होती है। तो यहाँ से मैं इसका 40% निकालूं तो ये कितना निकल कर आएगा बच्चों का 48, यानी ये 48 की कमी करके बेच रहा है, 120 पर 48 की कमी। तो अगर देखूं तो घटाकर ये कितना परसेंट की कमी हो रहा है, तो यहाँ पर कितना की कमी हो रहा है, तो आपका जवाब होगा कि घटाऊं तो ये 8, 2 और 11 चल गया 7, 72% की कमी हो रहा है। 120 की सामान को 48% कम करने पर ये 72% की वैल्यू रह गया। अब इन दोनों को आपस में अगर बराबर कर दूं तो जो भी 100% की वैल्यू निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको करते हैं 95% माइनस 72%। परसेंट वाले को एक साइड लेते आया और बिना परसेंट वाले को एक साइड लेते गया, बराबर में 115। यहाँ से इसको घटाऊं तो ये 23% की वैल्यू 115 है। तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू। कितना परसेंट की वैल्यू? 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, 23 पंचे 115। हाँ, तो 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना। तो ये भी, इसको भी मैं 100 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं इसको, तो ये 500 हो जाएंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 500, यानी इसका क्रय मूल्य जो था 100 था और 100 की वैल्यू 500 आ गया, और ये 500 राइट आंसर है। आप इसमें कौन सा तरीका लगाते हो आप सोचिए, लेकिन इस तरीके से करने से बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज समझना बड़ी बात है। लैंग्वेज को अगर समझ लिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ नहीं है। चलिए इसको बनाइए। क्या कह रहा है, 12.5% लाभ पर 405 रुपए में वस्तु को बेचकर कितना लाभ होगा। तो जरूरी नहीं कि आप इसको तरीके से बनाओ, इसको पकड़िए 12.5% को। 12.5% का मतलब क्या, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। यानी ये जो नीचे वाला वैल्यू है वो आपका सीपी है, और ये आपका ऊपर में प्रॉफिट या जो भी होगा, प्रॉफिट या लॉस। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट, यानी 8 की वस्तु पर 1 की प्रॉफिट कर रहा है, यानी 9 की वैल्यू हमारे पास 405 दिया है। कितना दिया है, 405। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि लाभ तो एक ही हो रहा है, तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो सीधा सीधा इसको भाग करेंगे, 9 चौके 36, 9 5 45, तो 1 की वैल्यू 45 आ गया। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि हमें 45 रुपए की लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट 1 यूनिट की हो रही है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कीजिए, एक आध लाइन में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके लिए ही ये बेनिफिट वाली वीडियो है। अगर बिगिनर है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जुड़ जाइए, फायदा हो रहेगा। बात समझ रहे हो, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खटकेगा, काश ये तरीका सीख गए होते, तो वो चीज नहीं रहेगा, नहीं खटकेगा। बात समझ रहे हो। तो देखिए, एक बैग में 1:2:3 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 5 पैसे के सिक्के हैं, तो उन सभी के कुल मूल्य 30 रुपए है। तो 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो हमारे पास ये जो दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है।
तो सिक्कों का अनुपात हमारे पास क्या क्या है, 1:2:3 दिया है, ठीक है, 1:2:3 दिया है। तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया। तो हमें मूल्य का अनुपात चाहिए। किसका अनुपात चाहिए, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, ताकि मैं मूल्य से बराबर कर सकूं, ताकि मैं मूल्य से बराबर कर सकूं। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए, 1 रुपये के यानी एक जो अनुपात है वह 25 पैसा का है, तो मूल्य कैसे निकालेंगे, 1 गुना 25। 2 अनुपात में किसका है, 10 पैसे वाला सिक्का है, तो 2 गुना 10। और 3 अनुपात में किसका है, 5 पैसे वाला सिक्का, तो 3:5। इनको मैं अगर जोड़ सीधा करके देखूं तो ये 25, ये 20 और ये 15, ठीक है। तो मूल्य का अनुपात आ गया इतना। तो हमें चाहिए मूल्यों का योग, मूल्यों का योग। तो मूल्यों का अनुपातिक योग देखते हैं। अनुपातिक मूल्यों का योग अगर मैं देखूं तो कितना है, 25, 15, 40, 20, 60, और ये अनुपातिक मूल्यों का योग हुआ। और रियल में कितना है, 30 रुपए है, रियल में 30 रुपए है, रियल में 30 रुपए। लेकिन एक बात थोड़ा सा गौर करके ध्यान से सोचिए, समझिए, तो ये पैसा है, ये क्या है, पैसा, ये पैसों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, पैसों, पैसा में। लेकिन ये जो है रुपया है, इस रुपये को आप पैसे में चेंज कर दीजिए। तो पैसे में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा। तो इसका मतलब 60 अनुपात का वैल्यू 100 यानी 30 गुना 100 है। तो हम यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 60 से भागा दे देंगे तो 2 बार में, और ये 50, 1 अनुपात का वैल्यू 50 आ गया। तो हमसे पूछा है कि 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 5 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 3। तो हमें 3 अनुपात की वैल्यू चाहिए। बात समझ रहे हो। तो 3 अनुपात बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, इधर भी आपको 3 से गुना करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितना हो गई, 150। तो हमें 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 150। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सही तरीका हो सकता है बसरते। हालांकि यहाँ पर देखिए अंदाजी भी आप मार सकते थे। थोड़ा सा एक बार ऑप्शन पर अगर गौर करते तो अंदाजी भी मार सकते थे। कैसे, हमसे पूछा गया था 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है 3, क्या दिया गया है, 3 के अनुपात में जो भी ऑप्शन होगा वह 3 से कहीं ना कहीं भाग लगेगा। क्या आपके 50 में 3 से भाग लगेगा, नहीं। 100 में 3 से भाग लगेगा, नहीं। 200 में भी नहीं। तो सिर्फ इसी में लग रहा है और ये मार कर निकल जाती है। इतना आराम कहानी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मेरी बात को समझ रहे। तो ये बिल्कुल एक सटीक तरीका हो सकता है। हालांकि इसमें ऑप्शन इस तरह से दिया था तो ये आंसर आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर 2 को दे देता थोड़ा फंस सकते थे। लेकिन एक बार ऑप्शन को देखना जरूर चाहिए था। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के बीच में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालते कैसे, थोड़ा उस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। 2/3, 3/4 और क्या है 4/5 और 5/6, यही ना है। इनमें से सबसे पहले हमको बड़ा ढूंढना है, बड़ा भिन्न। अब बड़ा भिन्न को ढूंढना है। ध्यान से देखिएगा, मैं तिराकोनी गुना करूंगा और ऊपर वाले के माथे पर लिखूंगा। जैसे मैं कहता हूँ 4 और 2 को गुना कीजिए तिराकोनी, कितना हुआ 8। इसके माथे पर 3 और 3 को गुना कीजिए 9 इसके माथे पर। तो 8 और 9 में कौन बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि 9 बड़ा है। तो इसका मतलब इस वाले 3/4 से ये छोटा है। हमें बड़ा वाला लेना है ना, बड़ा लेना है। पहले बड़ा वाला भिन्न निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा वाला भिन्न हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये वाला छोटा है। तो अब इन दोनों का तुलना करते हैं, इन दोनों का तुलना। इस यहाँ पर 9 भूल जाइए, 5 तिया 15 और 4 छके 16। तो बड़ा कहाँ पर आया, इसके माथे पर, इसके माथे पर बड़ा आया। तो ये वाला छोटा है, तो ये वाला बड़ा है।
अब इन दोनों का तुलना करना है, इन दोनों का, 6 चौके 24 और 5 25, तो 25 इस पर इसके माथे पर बड़ा आया, ये छोटा हो गया, तो ये 5/6 बड़ा भिन्न है, 5/6 बड़ा भिन्न। अब हमें छोटा भिन्न निकालना है, क्या करना है, छोटा भिन्न। तो चलिए इसको एक बार मिटाते हैं, करना है वही क्रॉस ही, लेकिन अब हमें चाहिए छोटा भिन्न। चलिए देखिए, अब यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 4 था, चलिए यही है। तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, इस पर 8 आया और इस पर 9 आया, तो इन दोनों में छोटा ये है, तो इसको नहीं लेना है। अब इसको इससे लेना है, इस वाले से, तो इस वाले को मिटाइए। अब इन दोनों का तुलना करना है, तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, किस पर बड़ा आया, इस पर बड़ा आया, तो बड़ा वाला को नहीं लेना है, हमें छोटा में न जाना है, तो बड़ा वाला को नहीं लेना। अब इन दोनों का तुलना करते हैं, इन दोनों का, 6 दूनी 12 और 3 5 15, तो बड़ा कौन आ गया, ये, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो छोटा भी ना गया 2/5। और इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, यानी 5/6 में 2/5 को घटाना है, क्या कर रहा है, भिन्नों का अंतर क्या हो। तो अब देख लीजिए, 2/3 यार, 2/3 है, क्या है 2/3, ये, तो सोल्व कीजिए, 6 5 - 4, तो क्या आया 1/4, भिन्न का तो घटाव जानते ही होंगे, तो 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप बड़ा छोटा कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, और जल्दी भी होगा, हालांकि इसका एक तरीका और भी होता है मेरे अनुसार, कि जितना भी ये भिन्न के नीचे वाले का है सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिए, बाकी बात सभी को गुना कर दीजिए, निकल जाएगा, बात समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर सेम तरीका से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक संख्या का दशमलव भाग सदैव डैश होता है, जैसे कहने का मतलब 0.6 0.5 0.9 0.1, एक संख्या का ये दशमलव भाग ही तो है कि नहीं। तो ये सदैव क्या होगा, दिख रहा होगा कि सदैव 1 से छोटा है, सदैव 1 से छोटा है, तो सदैव 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा होगा, सदैव क्या होगा 1 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोस्त इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह के भी लैंग्वेज वाले सवाल को भी पूछता है, और इस तरह के सवाल पर सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बात समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक नाव की गति स्थिर पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव धारा के प्रतिकूल 68 किलोमीटर कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दूरी दिया है 68 किलोमीटर, ठीक है, चाल भी दिया है, लेकिन 2 चाल दिया है, कहने का मतलब कि स्थिर यानी प्रतिकूल के बारे में बात कर रहा है, प्रतिकूल यानी नाव इधर से जा रहा है और धारा इधर से, तो प्रतिकूल जब इस तरह के जब क्वेश्चन होता है तो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड लगता है, तो यहाँ पर आपका चाल ये हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चाल जो आपका हो जाएगा प्रतिकूल, तो चाल घट जाएगा। प्रतिकूल में क्या होगा, जैसे मेरा कहने का मतलब कि इधर से नाव जा रहा है, इधर से धारा बह रही है, तो कहीं ना कहीं चाल कम होगा, तो यहाँ पर यानी स्थिर पानी में 13 किलोमीटर, नाव की गति दे दिया है 13 और उसमें घट जाएगा, धारा की गति घट जाएगा, तो ये आपका किलोमीटर पर घंटा चाल हो गई। और अब हमसे समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, बस लगाइए फार्मूला D = ST, उससे भी निकल जाएगा, या चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ना, तो कोई भी एक फार्मूला याद रखिए, आराम से निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब किताब, दूरी बटे चाल, यही हो जाएगा, है ना।
तो दूरी कितना 68, और इसको घटाइएगा तो कितना 9 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 7 पॉइंट कुछ, तो 7 घंटा 33 मिनट। तो यही राइट आंसर है। हालांकि अगर 33 मिनट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। तो 7 घंटा पूरी आएगा, बाकी बात बचा हुआ कितना 63 घटा तो 63 5 68 यानी 5/9। तो ये घंटा में इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से भागा लगाना होगा, है ना, यानी 60 से गुना करना होगा, तभी तो जाकर ये मिनट में चेंज होगा। तो कटाइए, देखिए 3 तिया 9 और 20 तिया 60, 20 5 से 100, मतलब 33 पॉइंट कुछ आ रहा है। 7 घंटा प्लस 33.333 डॉट आएगा इतना मिनट। तो हालांकि 33 मिनट लिख दिया, ये राइट है। नेक्स्ट, तो ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को लेंगे। इस वीडियो में नहीं लेने का कुछ कारण बस नहीं ले पाया दोस्त, तो उसके लिए सॉरी। हालांकि ये मैथ रीजनिंग के ही सीरीज चलेंगे और रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, तो ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा। और पिछले वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस को करवाया है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम स्कैन करके, ये QR स्कैन करके जुड़ सकते हैं, ये अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और क्या बोलो, अगर चाहिए PDF तो, नहीं तो फिर रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो। बाकी बात क्या बोलूँ, इतना देर अगर आप लोग रुके हुए हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी भी पसंद आया होगा दोस्त, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो हमारे थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि लगे कि हाँ, जो हमारे भाई है, व्यूवर है, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अच्छा लगता है जब आप कोशिश करोगे, तो हमें और भी लगेगा कि हाँ चलिए आप सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें और भी अच्छे क्वेश्चंस को लाना चाहिए, है कि नहीं। तो समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त। बाकी बात और क्या बोलो, बाकी बात तो आप समझदार हैं, ये हो थोड़ा समझिए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।